नमस्कार, इंटरटॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मंत्री की जुबान फिसली, अबुल कलाम की जगह कह दिए एपीजे अब्दुल कलाम। उत्तर प्रदेश यूपी के बलिया में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस पर मंच से संबोधित करते हुए देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम ने नाम की जगह अबुल कलाम आजाद बोल दिया। यही नहीं, देश के शिक्षा मंत्री का नाम लेते समय फिर एक बार मंत्री की जुबान फिसली, अबुल कलाम की जगह कह दिया एपीजे अब्दुल कलाम। यही नहीं, मंत्री ने देश के इतिहास और पहले शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से देश के पहले शिक्षा साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से पहले मंत्री के हृदय में भारत और भारतीयता के प्रति कोई स्थान नहीं है। जिन लोगों ने देश को अखंड रखने का काम किया उनका नाम इतिहास से हटा दिया गया और दिखाया गया कि अकबर महान है, जबकि समकालीन इतिहासकारों या इस्लामिक इतिहासकारों ने अकबर को महान नहीं बताया। योगी सरकार के मंत्री ने देश के पहले प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि पंडित नेहरू ने जो लोग पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे वहां पाकिस्तान बना दिया और जो लोग पाकिस्तान बनाने के लिए ज्यादा वोट किए थे वो देश में रह गए। जिन्होंने 1977 में जब लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए देश की बड़ी शक्तियां खड़ी हो गई थी, उस समय उन्होंने सत्ता को ठोकर मार के और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता के साथ खड़े होकर के, और जब सरकार ही बनी तो सरकार में मंत्री पद नहीं लेकर के जनता पार्टी का अध्यक्ष के रूप में देश को नेतृत्व देने का कार्य किए। मैं नमन करता हूं ऐसे चंद्रशेखर जी को, सत्ता के विरुद्ध जाकर के जिन्होंने पूरे भारत के जन के मन को जानने के लिए पूरे भारतवर्ष की पदयात्रा की, जो भारतीय राजनीति में एक अद्भुत उदाहरण है। मैं नमन करता हूं ऐसे चंद्रशेखर जी को, 1991 में जिन्होंने देश को मध्यावधि से चुनाव से बचाने के लिए देश के तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में सर्वोच्च नेताओं के आग्रह पर प्रधानमंत्री पद को स्वीकार किया। लेकिन जो कहा जाता है कि बलिया की शान बगावत है, यह सच्ची कहावत है। उस शान को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दिया ऐसे चंद्रशेखर जी को मैं नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं ऐसे चंद्रशेखर जी को जिन्होंने सदन की गरिमा को, सदन के सम्मान को सदैव लोगों को सजग करते रहे और सदन की गरिमा को, लोकतंत्र की गरिमा में, लोकतंत्र में विचारों का सम्मान रहे, लोकतंत्र में समता और समानता जिस विचार को लेकर के उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की, जीवन के अंतिम सांस तक उस विचार से स्वयं को जुड़े रहे। उनके इस विचारों के प्रति आज के राजनीतिक दौर में विचारों के प्रति जो उनका संकल्प और समर्पण रहा, मैं उसको नमन करता हूं। आज के अवसर पर हम सभी देखते हैं, हम सभी युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे अमिट व्यक्तित्व हैं जिनके उदाहरण और जिनकी प्रेरणाएं हम सभी को सदैव प्रेरणा देती है। 1897 में यूरोप से लौटने के बाद मद्रास में जब युवाओं ने उनका स्वागत किया था, तो उन्होंने युवाओं से कहा था कि आप मजबूती के साथ खड़े होइए, देश की सभी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी स्वयं के कंधों पर लीजिए और यह जानिए कि आपको ईश्वर ने वो समर्थ, वो बल जो आपको चाहिए वो सब कुछ दिया हुआ है और आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। और उन्होंने विशेष आग्रह किया था कि अगले 50 वर्षों तक भारत के सभी युवाओं को यह संकल्प लेना है कि हम और 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, हमारे लिए केवल हमारी आराध्य होगी भारत माता। और 1897 से 1947 जैसे ही 50 वर्ष पूरे हुए, भारत माता अंग्रेजों की बेड़ियों से बाहर निकल के स्वाधीन हो गई थी। विवेकानंद जी ने कहा है कि हमारे जीवन में हमसे 1000 गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे सामने जब कोई आदर्श होता है तो हमसे 100 गलतियां ही होने की संभावनाएं रहती है। आज श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय है, आज ही एक विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ है अलीगढ़ में। किस प्रकार का वहां का परिदृश्य आज खड़ा हुआ है, हमारे आपके सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मेरा यह मानना है कि देश से बड़ा कुछ होता नहीं है। यह विश्वविद्यालय, यह संस्थान, यह महाविद्यालय बनाए जाने का जो उद्देश्य होता है, इसके बारे में भी दुनिया भर के विद्वानों ने बड़ी चर्चाएं किया कि किस लिए हम बनाते हैं विश्वविद्यालय, किस लिए हम संस्थान बनाते हैं, किस लिए महाविद्यालय स्कूल बनाते हैं।
क्यों यह सब किया जाता है? इसका हेतु क्या है? जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो अल्पविकसित हैं, सभी के सभी आखिर क्यों प्रयास करते हैं? उसमें एक ही विषय निकल के आता है कि हम देश के निर्माण के लिए और भारत जैसे जो देश हैं जिनका पुनर्निर्माण होना है, उसके लिए हम प्रतिभाओं का निर्माण करने के इस प्रकार के संस्थाओं का निर्माण करते हैं। और जिस विचार के लिए, जिस नाम पर आज ये हमारा विश्वविद्यालय है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसके नाम पर है सर सैयद अहमद अली, सबसे पहले जिस नाम को हम जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्रवाद का, लेकिन उससे पहले 4 फरवरी 1988 को मेरठ में भाषण देते हुए इस अहमद अली ने कहा था कि देश के हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। अच्छा होगा कि अंग्रेजों का जो शासन है, क्योंकि अंग्रेज इनके महाविद्यालय को, जो पहले महाविद्यालय के रूप में था, उसको सहायता देने लगे थे। और सर सैयद ने ही 1988 में पहली बार इस बात को कहा था कि आवश्यक है कि हिंदू और मुसलमानों में से कोई एक दूसरे पर शासन करे, नहीं तो अंग्रेज ही रहे, अंग्रेजों का ही शासन चलता रहे। और वही जो अलगाव का, वही जो विचार वहां से आया, वही विचार आज भी हमको वहां दिखाई दे रहा है, जो आज हो रहा है। जेएनयू में जिस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे की बातें होती हैं, ये क्या एक विश्वविद्यालय के लिए, जहां से देश के निर्माण के लिए प्रतिभाएं निकलती हैं, वहां शोभा देती हैं। हम सभी के लिए, हम चाहे जो भी हों, हम चाहे जिस व्यवसाय में जाने के लिए अपने को तैयार कर रहे हों, जिस सेवा में जाने के लिए तैयार कर रहे हों, लेकिन हम सभी का केवल और केवल एक हेतु होता है, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना संपूर्ण दे पाना। और आज किसी भी देश की, दुनिया के किसी भी देश के जो सबसे बड़ा संसाधन है, वो है उस देश का प्रज्वलित युवा मस्तिष्क। और दुनिया के अनेक देशों ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि जब वहां का प्रज्वलित युवा मस्तिष्क, जिसने उन चुनौतियों को सामने लिया कि देश की समस्याओं के समाधान करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जो हमारे लिए अनुकरणीय है, उदाहरण है। हमारे सामने चीन है, हमारे सामने जापान है, हमारे सामने इजराइल है। जापान एक छोटा सा देश, 1960 के दशक तक पूरी दुनिया में जिस जापान के सामान को घटिया माना जाता था, जिसकी कहीं कोई पूछ नहीं होती, दुर्भाग्य से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, देश के जो पहले शिक्षा मंत्री 47 से 58 तक रहे, अबुल कलाम आजाद, इन लोगों के हृदय में भारत और भारतीयता के प्रति कोई स्थान नहीं था। महाराणा प्रताप को, शिवाजी के शौर्य को, जब तक भारत का लोग, जब तक भारत के बालकों के मन में अपने नायकों के प्रति भाव नहीं आएगा, वही औरंगजेब के बारे में, जिस औरंगजेब ने अभी गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने जब आग्रह किया गुरु तेग बहादुर से कि आइए हमारी रक्षा करिए, जबरिया इस्लाम कबूल करने के लिए औरंगजेब की सेना हमारे ऊपर दबाव बना रही है। गुरु तेग बहादुर गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया औरंगजेब की सेना ने, और किस प्रकार से गुरु तेग बहादुर के सर को कलम कर दिया गया। उस बात को, उन चीजों को इतिहास से हटा दिया गया। केवल क्या चीजें दिखाई गई? अकबर महान, जबकि आईने अकबरी में और अकबर के समकालीन इतिहासकारों ने अकबर को कहीं कोई महान नहीं बताया, कोई इस्लामिक इतिहासकार। ये बात छोड़ दीजिए, रोमिला थापर जैसे जो प्रायोजित इतिहासकार रहे, जिन्होंने भारत के मन को, भारत के युवा मन को, आज अनेक प्रकार, जो लोग देश को उस समय अखंड रखना चाहते थे, जो भारत को अखंड रखना चाहते थे, जिनके हृदय में पीड़ा थी कि भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो अफगानिस्तान में हमारा है, हमारा होना चाहिए, उन सारे लोगों को सांप्रदायिक कहा गया। जिन लोगों के हृदय में पीड़ा थी कि बांग्लादेश हमारा था, वो हमारा होना चाहिए, पूर्वी पाकिस्तान नहीं होना चाहिए था, भारत का अंग रहना चाहिए था, पाकिस्तान नया नहीं बनना चाहिए था, हमारा अंग रहना चाहिए था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, उन सारे लोगों को, जो लोग पाकिस्तान बनाना चाहते थे, और ये दुर्भाग्य है कि जहां के लोग पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे, वहां पाकिस्तान बना, और जहां के लोगों ने ज्यादा वोट किया था पाकिस्तान के लिए, वो देश में रह गया। इस प्रकार की शिक्षा नीति और इस प्रकार के शिक्षा मंत्री एपीजे अब्दुल कलाम के बाद भी, अबुल कलाम आजाद के बाद भी, एमसी छागला, नूरुल हसन, हुमायूं कबीर जैसे लोगों ने भारत की शिक्षा पद्धति को, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना,
इसी विश्वविद्यालय में, इसी देश में पढ़ने वाले लोग खड़े होकर के शरजील इमाम जैसे बोलते हैं कि हम असम को काट देंगे। पूरी प्लानिंग की जा रही है। जेएनयू में, जिसे विश्वविद्यालय माना जाता है, हिंदुस्तान के जो अग्रणी विश्वविद्यालय हैं, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के बाद जैसे जो माने जाते हैं, वहां पर ये बातें होती हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इन बातों का भारत के शिक्षा नीति में, इन बातों का भारत के पाठ्यक्रमों में, लेकिन एक प्रायोजिक तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दो प्रकार के लोग थे। ये जो हमारे 73 वर्षों की आजादी है, यह बहुत कम है। अभी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। जो भारत, जैसा मैंने आग्रह किया कि तक्षशिला जो हमारा पहला विश्वविद्यालय था, दुनिया जानती है कि दुनिया भर के विद्यार्थी आकर के वहां पढ़ाई करते थे और हर विषय में, वो केवल राजनीति शास्त्र ही चालक के नहीं पढ़ाए, उनके पहले से विश्वविद्यालय चल रहा था। चाहे ज्योतिर्विज्ञान हो, गणित हो, भौतिकी हो, हर विषय के बारे में वहां पर, नीति शास्त्र हो, युद्ध शास्त्र हो, हर विषय के बारे में वहां व्यापक रूप से पढ़ाया गया। और वहां पर उस विश्वविद्यालय का कोई एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था। इस प्रकार की वहां व्यवस्थाएं थी। जो अंतेवासी, जो शिष्य गुरु के समीप रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनकी संख्या ज्यादा थी और उन्होंने अनेक प्रकार के दुनिया भर को आकर्षित किया। और वहीं पर जब सिकंदर का हमला हुआ, वहीं विश्वविद्यालय से राष्ट्रवाद का, और जो हम लोग गीत गुनगुनाते हैं कि हम करें राष्ट्र आराधन तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से, ये भाव वहीं से आया था। और वह शिक्षा, अभी अभी हम सभी को भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। मैं महात्मा बुद्ध कहने वाला था, लेकिन मैं रुक गया। एक कार्यक्रम में 1 महीने देश के शीर्ष बौद्ध गुरुओं के साथ रहने का मुझे अवसर मिला। तो जानने पर, नजदीक जाने पर मालूम हुआ कि ये आत्मा को मानते ही नहीं है। तो जैसे ही हम लोग महात्मा बुद्ध कहते थे, वो मना करते थे। धम्मवीरियो जी थे, उनके राज्यसभा के सांसद भी रहे, सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता उनके रहे। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि अध्ययन से हमें ज्ञान होता है, ज्ञान से हमारा विचार बनता है, और हमारे विचार ही हमारे दुनिया का निर्माण करते हैं। हम किस प्रकार का अध्ययन, किस प्रकार का विचार अपने विद्यार्थियों में, जापान के लोगों ने चुनौती को लिया। इजराइल छोटा सा देश, 1948 में जिसको अवसर मिला देश बनने का, कोई भौगोलिक सीमा तय नहीं थी। और आप 48 आज तक देखेंगे लगातार वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हमारा आप देखेंगे अफगानिस्तान, अखंड भारत की जो कल्पना है, वो निरंतर। इसलिए आज सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, ये आवश्यकता है कि हमें इस प्रकार की शिक्षा मिले, हमें इस प्रकार का पाठ्यक्रम मिले, जिस पाठ्यक्रम में आप जब देखेंगे कि देश में वैज्ञानिक भी जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा जैसे लोग तभी आए जब देश में 1857 के बाद देश में राष्ट्रवाद की लौ जगी। जब देश को आजादी दिलाने की बात खड़ी हुई, तभी देश के लिए कुछ करने के लिए और विविध क्षेत्र में करने के लिए लोग खड़े हुए, वो विज्ञान के क्षेत्र में भी आए। आज के दिन पर महान गणतंत्र जिनका आज ही जयंती है, जन्मदिन है, रामानुजम जी को भी हम लोग याद करते हैं, जिन्होंने, प्रोफेसर हार्डी ने जिन्हें बुलाया, 32 वर्ष की उम्र में जो चले गए। लेकिन उनके अंदर भी ऐसे जो हमारे महान लोग हैं, जो हमारे लिए एक प्रेरक हो सकते हैं, वो हमारे पाठ्यक्रमों से, वो हमारे नायक, जिनकी प्रेरणा से कर मना पा रही है, अभी तक बैठे हुए हैं वो लोग। आपने देखा होगा और अलग मीडिया चैनल के माध्यम से भी सर्वे आए हैं। ये लोग राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक व्यवस्था में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना है, एक चुनी हुई सरकार को ये कहीं ना कहीं काम करने के लिए रोका जा रहा है। और जो कुंठित लोग हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था में सफल नहीं हो पाए, वो इस तरह की अराजकता करके, किसानों को गुमराह करके इस प्रकार के आंदोलन करा रहे हैं। तीनों बिल किसानों के हित में हैं और सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है। ये उसी के रास्ते में जो बाधाएं थी, उन्हें दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो फिर किसानों के साथ विपक्षी गण बैठे हुए हैं क्या फिर? नहीं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ राजनीति है इसके पीछे, और विपक्षी दलों की राजनीति है। जो लोग
लोकतंत्रीय व्यवस्था में जनता के निर्णय के अनुसार वो सफल नहीं हो पाए, वो कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।